वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें आपका हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामान्य अध्ययन से और सामान्य विज्ञान से सभी तरह के प्रश्न शामिल है फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस सेट आपका बिहार कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस का एग्जाम जो 14 मार्च 21 मार्च को होने वाला उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स 24 जनवरी का जो होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है फ्रेंड्स। इसलिए जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स वो भी देखें, और जो बिहार कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। मैं प्रत्येक दिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, साथ साथ में इंपॉर्टेंट जीके जीएस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स पहला देखते हैं। तो हिंदी सेक्शन से फ्रेंड्स, तो हिंदी सेक्शन से पहला प्रश्न आपका है कि निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया कौन है। तो गेस करते चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए सकर्मक क्रिया किस तरह से पहचानते हैं, जिस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, कुछ तो कर्म आएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपको समझ जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सोना, तो मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं सो रहा हूँ तो इसमें कर्म की जरूरत नहीं। मैं चिल्ला रहा हूँ, इसमें आपका आपका कर्म की जरूरत भी नहीं। मैं हंस रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ना है जो आपका सकर्मक क्रिया है, समझ गए। पढ़ता है तो क्या पढ़ेगा फ्रेंड्स, कुछ तो पढ़ेगा, तभी तो इसका अर्थ निकलेगा। तो इस पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। यद्यपि वह पढ़ने में तेज है तथापि वह असफल हो गया, इस वाक्य में यद्यपि तथापि किस अवयव का उदाहरण है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक का उदाहरण है। याद रखिएगा यद्यपि तथापि ये सभी जो किसका उदाहरण है, तो ये समुच्चय बोधक का उदाहरण है। सवाल नंबर 3 को देखें। निम्न में कौन तुलनात्मक निपात नहीं है। तो देखिए तुलनात्मक, जैसे कि आपकी तरह तुलना हो रहा है फ्रेंड्स, आपके जैसा हो रहा है, आपके जैसा, फिर हो रहा है कि उसके जैसा, उसमें भी सा आ रहा है फ्रेंड्स, ये भी तुलनात्मक वैसा है जो तुलनात्मक निपात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपको सा, ठीक है, उसके बाद में तरह, जैसा, ये सब तुलनात्मक निपात है, जबकि वैसा जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पुष्प किस प्रकार का शब्द है। तो पुष्प देखिए, पुष्प का आपको संस्कृत का वर्ड है फ्रेंड्स, यानी तत्सम शब्द हो जाएगा। और तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे फूल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो फूल तद्भव हो जाएगा। पुष्प है तो पुष्प क्या होगा, तत्सम है, क्योंकि संस्कृत से ज्यों के त्यों लिखा हुआ है, संस्कृत में भी इसी तरह से लिखाता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अनुदार किस समास का उदाहरण है। तो देखिए अनुदार हो रहा है फ्रेंड्स, अनु नय के बोध आ रहा है, न नकारात्मक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 का नया समास के उदाहरण है अनुदार। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि दाल भात में मूसलचंद लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है। तो बिना मतलब के दखल देना, दाल भात में मूसलचंद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना मतलब का दखल देना। सवाल नंबर 7 को देखें कि निम्न में से कौन उषा का अर्थ नहीं है। तो उषा मतलब क्या होता है, प्रातः सुबह होता है फ्रेंड्स, तो प्रातः इसका अर्थ है, प्रभात भी है, निशांत में भी है, प्रातः होता है। एक आभूषण ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उषा मतलब एक आभूषण नहीं होता है। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है मछली में पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। मत्स्य मतलब मछली होता है, नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है, जलज मतलब कमल होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, मत्स्य। सवाल नंबर 9 को देखें। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, चिल्लर काटती है। गड़बड़ है फ्रेंड्स, चिल उड़ गया, चिल उड़, ये भी गलत है। इसके बाद में स्कूल खुल गए, नहीं स्कूल खुल गया, ये भी गलत है। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये आपका सही है, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये वाक्य सही है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है अस्थावर का विपरीतार्थक क्या होगा। देखिए इसको रट जाइएगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये पूछा जाता है बार बार। तो अस्थावर का जंगम होता है, ठीक है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अस्थावर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है क्या होता है, जंगम होता है। चलिए उसी तरह से फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सु जोड़ उक्ति होगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु जोड़ उक्ति बराबर क्या होगा, सुक्ति। अब देखिए फ्रेंड्स 11 प्रश्न हम लोग हिंदी से देख लें। तो इसी तरह से आपका बिहार होमगार्ड का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, और जो बिहार पुलिस का, उसी तरह से उसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी से अंग्रेजी से। तो हिंदी सेक्शन हम लोग देख लिया, अब अंग्रेजी सेक्शन में देखते हैं क्या है। द काइट्स रोज
खाली स्थान द क्लाउड, जो पतंग से जो उड़ता है कहाँ उड़ता है फ्रेंड्स, तो क्या वो बादल के ऊपर उड़ता है ना, यानी एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। जो पतंग उड़ता है जो क्या बादल के ऊपर उड़ता है, 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एबव। अगला सवाल को देखें कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फोरोसियस। फोरोसियस देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ फोरोसियस नहीं होता है, एफ ही होता है, ठीक है, फेरोसियस होता है। फेरोसियस मतलब होता है फ्रेंड्स आक्रामक कह सकते हैं, उसको क्रूर कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं, यानी निर्दय या निष्ठुर कह सकते हैं। तो आपका जो है फेरोसियस मतलब क्रूर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। एंटोनिम कर रहा है उल्टा शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 आपका है कि चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें से करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, स्पेलिंग किसका सही लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं आपका येलो ये गलत है फ्रेंड्स, वैक्यूम में डब्ल्यू ए भी गलत है, वर ए भी गलत है, टिफिन ए राइट है फ्रेंड्स, टिफिन इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, TIFFIN टिफिन, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं कि हु बहू, तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ यही प्रश्न लड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट है, आपको आइडिया मिल रहा है कि इस तरह से प्रश्न उसमें आएंगे, और बहुत बार है फ्रेंड्स कि जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का वही प्रश्न हु बहू आ जाता है। तो चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि पिक द करेक्ट सेंटेंस, जो सही वाक्य है उसको हमको छांटना है फ्रेंड्स। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैव एवर लिव्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल है, यही है जो आपका सही सेंटेंस है, बाकी सब है जो क्या है गलत है। अगला सवाल को गणित से फ्रेंड्स देखिए, तो गणित में जो सोल्व करने लायक है फ्रेंड्स, जो इस पे सोल्व हो सकता है उसको मैं बताता चलता हूँ फ्रेंड्स, बाकी हिंट्स करूंगा, सिंपल सिंपल ही प्रश्न रहता है आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए तो पहला नंबर सवाल का आंसर मैं बता देता हूँ, इसको सोल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें आपका एक्स का मान निकालने का रहा है, हल करिएगा तो आ जाएगा, घात करने से संबंधित है फ्रेंड्स, इसको हल करिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि 2x - 1 है फ्रेंड्स, तो इसको जब नीचे लाइएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 से भाग पड़ेगा, उसी तरह से यहाँ पर है तो इसको करिएगा तो आ जाएगा। इस 16 का राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, 7 आएगा। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 आएगा, हल करिएगा तो। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें आपका फॉर्मूला का कमाल है, फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत बन जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि a² + AB + B² है, थोड़ा सा जूम करते हैं फ्रेंड्स, तो इतना का मान पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपका AQ और BQ का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तुरंत बनेगा। AQ और BQ का फॉर्मूला, तो इसके मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि A², ठीक है, प्लस क्या होता है AB होता है और प्लस B² होता है, ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम A लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऊपर ये हो गया है, तो देखिए इसे क्या कर जाए, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला इस तरह से नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका AQ - BQ के बराबर होता है A - B, ठीक है, A - B और इनटू में होता है फ्रेंड्स A² + AB और प्लस में B² होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके बराबर, तो AQ - कितना BQ के बराबर होता है। तो देखिए इसके जगह पर ए लिख देंगे फ्रेंड्स, तो देखिए आपका A² AB + B² ये है जो इससे देखिए कट जाएगा, कितना मरतबे, 1 मरतबे कटेगा, तब बच जाएगा कितना 1/A - B बच जाएगा, समझ गए होंगे फ्रेंड्स, 1/A - B बच जाएगा। अभी ए का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो 1/18 और बी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो घटा दिए तो कितना आएगा 1/13 आएगा, ठीक है। देखिए 1/13 इसमें किस में है, आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार फिर से देख लें, A - B इंटू क्या होता है A² + AB प्लस B², ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे तो देखिए इससे आपका ये पूरा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 1/AB, फिर एक आप पुट कर लिए हो जाएगा। तो सवाल नंबर जो आपका 17 है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 18 को देखें, सवाल नंबर क्या है देखें कि 3 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, देखिए अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मैं जिस तरह से बनाता हूँ उसे बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे 6, 9, 12 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 6, 9, 12 तो 36 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 9, 9, 9 होता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो जितना एलसीएम उससे भाग देंगे, 36 से भाग दीजिएगा, तो शेष कितना बचेगा, जब इसे 36 से भाग दीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका शेष बच जाएगा कितना 27 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 27 बच जाएगा। तो 27 जब शेष 27 बच जाएगा तो फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग कि 36 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, तो आपका जो शेष बचा था फ्रेंड्स वो को
आपका 999 में कितना घटा देंगे, 27 घटा देंगे, जो शेष बचा था, तो आपका आ जाएगा कितना, 972 आ जाएगा। अब देखिए 972 आ गया फ्रेंड्स घटा कर करके, तो ये 972 है जो देखिए सबसे विभाज्य हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचना चाहिए, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा फ्रेंड्स इससे, तो शेष इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो बचेगा, तो इसका नहीं 975 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भिन्न का जोड़े सिंप्लीफिकेशन है, आराम से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, पूर्णांक तोड़ करके बना सकते हैं, नहीं तो फिर आपका ये जोड़ करके अपना तरीका से बना लीजिए। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3.2/5 आएगा इसका आंसर, सोल्व करिएगा तो। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 आपका क्या है, 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसमें है कि जो संख्या को जितना गुना से बढ़ाया जाता है औसत भी उतना ही गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना गुना, तो बरसत कितना हो जाएगा, 84, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका मैथ है फ्रेंड्स, कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन बना देता हूँ, देख लीजिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु मानते हैं कितना फ्रेंड्स, x मानते हैं, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दुगनी है तो। अब क्या कर रहा है, दुगनी है 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पिता का आयु कितना है 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 20 वर्ष पूर्व, फिर क्या रहा है कि पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना है, x माइनस 20 ये भी हो जाएगा, पुत्र की आयु से 12 गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो इक्वेशन बराबर होगा, 12 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए समीकरण क्या बन गया फ्रेंड्स, 2x माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 20 इंटू 12। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, तो इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 20 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 12x, अब प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 12x माइनस 240 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको उस तरफ लाएंगे फ्रेंड्स इक्वेशन को, तो देखिए क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 240 है, तो इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 2x हो, यानी 10x आ जाएगा, ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 इधर आएगा तो घट जाएगा फ्रेंड्स, यानी इधर जाएगा तो प्लस हो गया तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 220 आएगा। ठीक है, हल कर लीजिएगा, तो अब देख काट दिए, x एक्स बराबर कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, x बराबर आया 22, यानी जो आपका पुत्र की आयु है जो 22 वर्ष है, तो पूछा क्या जा रहा है आपको सवाल में कि 12 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो क्या है दुगनी है ना, जो पिता की आयु है जो पुत्र से दुगनी है, तो पुत्र का आयु 22 आया, तो उसका कितना 22 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए अपना तरीका से ही बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने पर तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए फ्रेंड्स तो एकदम आंख मूंद करके बन जाएगा ये, कि देखिए 20% लंबाई बढ़ा रहा है फ्रेंड्स, और 20% क्या कर रहा है, चौड़ाई घटा दे रहा है, तो इसका कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपका 20 × 20 कर दीजिएगा, और बटा कितना कर देना है 100 कर देना है, तो कितना हो गया 1 से 1 1 से 2 4% की हमेशा कमी होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो यहाँ पर 10% के दो जगह रहता फ्रेंड्स, ठीक है 10% तो क्या हो जाता 10 × 10 हो जाता, और बटा कितना हो जाता 100 हो जाता, तो 100 से 100 कट जाता है कितना 1% की कमी होता, तो इसी अगर 30% रहेगा फ्रेंड्स तो उसी तरह से कर देगा 30 × 30 कर देगा, बटा कितना कर देगा 100 हो जाएगा, 1 से 1 9% की कमी हो जाएगा। तो इस टाइप का देखिए सवाल याद करके रखे फ्रेंड्स, ऐसा आए तो फटाक से मार दीजिएगा, तो इसका 4% राइट आंसर हो जाएगा 20 × 20 बटा 100। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 23 देखिए मैथ का है, कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बटा देने के बाद 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है, 20% लाभ होता है, इससे चलिए तो इसका पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 153 शॉर्ट में फ्रेंड्स, और 20% लाभ है ना, तो 120 बटा कितना हो जाएगा आपका 120 बटा 100 हो जाएगा,
ये आपका विक्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य इतना है 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य आपका ये हो गया 20% लाभ होता है। तो आप कह रहा है एक वस्तु की अंकित मूल्य 15% बट्टा देता है, तो मानते हैं अंकित मूल्य कितना फ्रेंड्स 100 रुपया मानते हैं, तो 15% बट्टा देता है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85 रुपया है। तो अब इस तरह से बनाइएगा कि जब विक्रय मूल्य 85 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है, इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा इतना बटा कितना 85 हो जाएगा। इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना है 153 गुने 120 बटा 100, तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट करें फ्रेंड्स, इसको कट करिएगा तो देखिए आपका 100 से 100 तो ऐसा ही कट जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद कितना बचा, ये बच गया, तो 17 से काटिएगा तो 17 पचे 85, 17 नामा 53 से, उसके बाद में 5 है 24 पचे 20 से, ठीक है, यानी 24 गुना 9, 24 को गुना 9 करिए तो कितना आंसर आता है 24 में मल्टीप्लाई 9 से करिएगा तो 9 चक 36 का कितना आता है 6, 9 दूनी 18, 3 21, 216, यानी 216 रुपया आपका है जो अंकित मूल्य होगा। समझ गए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाए, अपने तरीके से भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका फ्रेंड्स, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा। तो सोल्व कर लिया फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है। 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 60 मिनट का आएगा, ठीक है, कितना आएगा 60 मिनट का आएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के, यानी 30 लंबाई चौड़ाई है फ्रेंड्स, साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर में है, तो सबसे पहले मीटर है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग बदलेंगे क्या चीज़ में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा। तो वर्ग का एक भुजा कितना हो गया 300 मीटर हो गया, तो इसका हम लोग क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नहीं तो फिर क्या पूछ रहा है आपको इसमें फ्रेंड्स, आपको पूछा क्या जा रहा है पत्थर की संख्या ना, कितने पत्थर लेंगे, तो पत्थर की संख्या बराबर क्या होता है जानते होंगे फार्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है बटा में एक पत्थर का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल में क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाएगा ये 300 फिर गुणे 300 हो गया, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। याद रखिएगा पत्थरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, एक पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 30 इंटू कितना 20 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, यहाँ इतना कितना बच गया यहाँ पे, तो आपका बच गया यहाँ पर ये 3 से ये 3 कट गया, फिर ये 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 150 से दूनी 150 300 हो जाता है फ्रेंड्स, यानी 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लिया तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा सेंटीमीटर। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, तो भुजा स्क्वायर है इतना कर दीजिएगा, और नीचे बटा कितना से कर देंगे आपका, तो एक पत्थर का साइज का कर देंगे, तो पत्थर का साइज कितना है 30 गुना 20 है, हल करिएगा तो आपका आ जाएगा 150, यानी कि कितने पत्थर लगेंगे तो 150 लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैथ का था, मैथ का सोल्यूशन इसमें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, सिस्टम पे भी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सिस्टम पे करेंगे तो अच्छा से होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए सामाजिक अध्ययन में आते हैं फ्रेंड्स, फटाफट देखिएगा सवाल नंबर कितना है 26 से देखते चलिएगा, गेस करते चलिएगा। सूरत का विभाजन, जूम कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि दिखाई नहीं स्पष्ट पड़ता है, इतना जूम मेरे ख्याल से अच्छा दिखाई दे रहा होगा। पहला फ्रेंड्स आपका 26 नंबर का कि सूरत विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को देखें, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को देखिए, पूर्ण स्वराज की संकल्पना कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था 28 का, तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला सवाल को लेते हैं, अगला सवाल आपका है कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, किसकी सरकार थी, किस पार्टी की, अच्छा सवाल है, तो ये उस समय लेबर पार्टी थी, ठीक है। 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया, टॉप मोस्ट वीवीआई जी के है, ठीक है फ्रेंड्स, गेस करें, केंद्र में पूछा जा रहा है, तो 30 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए ध्यान रखिए 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था, और जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, लेकिन अगर यही केंद्र में पूछेगा तो 1935 हो जाएगा। तो समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, गीता रहस्य किसकी रचना है, सभी कोई जानते हैं मेरे ख्याल से, सही होना चाहिए आप लोग का, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल के स्वराज पार्टी
की स्थापना कब हुई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये तो जरूर याद रखिएगा। किसने किया था स्वराज पार्टी का? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था फ्रेंड्स? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1923 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बाकी कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे। ये थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस के सचिव भी थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। बाकी सब थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सचिव थे, बने थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कब? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रहा था तब। चलिए अगला सवाल को देखिए। काकोरी कांड के नायक थे, कल ही बताया था फ्रेंड्स। काकोरी कांड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1925 ईस्वी में जो ट्रेन डकैती हुआ था फ्रेंड्स, तो कौन थे वो? 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल है। ये क्या कहते हैं कि काकोरी नामक जगह पर ट्रेन में डकैती डाले थे, इसी के चलते इनको फांसी दी गई थी। तो सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है कि दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? कल ही मैं बताया था आप लोग को दीनबंधु और देशबंधु के बारे में। तो दीनबंधु, ए दिन मतलब मैं बताया था, ए दिन मतलब क्या होता है? गरीब होता है, याद रखिए। यानी गरीबों के भाई किसे कहते थे? तो सेफ एंड्रूज को कहते थे। और देशबंधु किसे कहते थे? सीआर दास, चित्तरंजन दास को कहते थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को आपका देशबंधु। अगला सवाल को लिखे कि किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया? तो अशोक हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी? तो किस नदी के तट पर किया था? ये आपका नर्मदा नदी के तट पर किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखें कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे? 38 का राइट आंसर होगा। 8 तेलुगु कवि थे, उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखें। गुप्त काल में चीन से भारत की आयात किया जाता था। गुप्त काल में क्या आयात किया जाता था चीन से भारत में? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशमी कपड़े आयात किया जाता था उस समय। अगला है सरदार पटेल इससे जुड़े हुए हैं, तो बारदोली आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बारदोली की महिला ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है खारे पानी की दृष्टि से जो समुद्र अन्य 3 से भिन्न है वह कौन सा है? खारे पानी की दृष्टि से तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर हो जाएगा। लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर से भिन्न है मृत सागर। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आपका अवसादी चट्टान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। अगर पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी आपका पूरा भारत में सबसे कौन सा ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है, तो मिट्टी के बारे में बार बार रिपीट करते रहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं प्रश्न को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसका एक मंत्र है कि कोई भी चीज़ को आप बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो वो शब्द है वो के आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो क्या है, 2-3 दिन माइंड में रहेगा टेम्पररी, लेकिन बाद में वो निकल जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ को अगर बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको सदा के लिए याद हो जाता है। इसका मैं बताया हूँ, इससे संबंधित वीडियो भी बताया था फ्रेंड्स। चलिए तो सवाल नंबर 42 क्या है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। अगर मिट्टी पूछा जाए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आपका दोमट मिट्टी पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी या तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, बादल गरजना, बिजली का चमकना, मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटते हैं सब क्षोभ मंडल में होते हैं, लेकिन हवाई जहाज मुख्य रूप से समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला सवाल को लेते हैं। चंद्रकार बालू के टीले को कहते हैं। देखिए ये आपका बालू अपर्दन से बनता है, अपर्दन से चंद्रकार एक आकृति बनता है, जिसे क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका जो रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर हवा के कारण अपर्दन होता है, बालू से एक बन जाता है फ्रेंड्स, आकृति बनता है, जिसी को बरखान कहते हैं। तो चंद्रकार वो कैसा रहता है, चंद्र के आकार का होता है। चंद्रकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं। ये सभी है जो उसी आकृति ही बना हुआ है, लेकिन चंद्रकार बालू को बरखान कहते हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत में पूछा जा रहा है कितने पर पाया जाता है?
45 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार, पर्वत भी और पहाड़ी का कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29.3%। देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने हिस्से पर वन है और कितना होना चाहिए, मानक कितना है, कितना पेड़ पौधा लगा रहेगा, कितना प्रतिशत भूभाग पर, ताकि हम लोग का क्लाइमेट है जो कंट्रोल में रहेगा, संतुलित रहेगा। तो दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि जो पूरे भारत में है जो 20 पॉइंट समथिंग है, ठीक फ्रेंड्स, 20.99 है या 90 इस तरह से है, आपका लगभग 21% भूभाग पर ही पेड़ पौधा है। लेकिन मानक कितना है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 33% होना चाहिए। अगर 33% कोई देश के भूभाग पर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ का पर्यावरण संतुलित होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत जो भी समस्या पर्यावरण संबंधी समस्या वो नहीं होगा। लेकिन कितना होना चाहिए पेड़ पौधा, कुल भूभाग का 33%, ये आपका मानक है। लेकिन भारत में कितना है फ्रेंड्स, तो लगभग 21% पर ही है। ये दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूछा जा रहा था पर्वत और पहाड़ी विस्तार कितना पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखें 29.3% पे पाया जाता है। दीव स्थित है फ्रेंड्स 46 का, तो दमन और दीव, दीव का आप सुने हुए नाम फ्रेंड्स, दीव कहाँ स्थित है, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, खंबात की खाड़ी में है। दमन और दीव होता है ना फ्रेंड्स, तो दीव है जो आपका खंबात की खाड़ी में है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, गेस करें। ये आपका पालिनी पहाड़ पर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पालिनी पहाड़ पर स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं, खैबर दर्रा बताइए 48 का, तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा याद रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल आपका कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो कहाँ मिलती है ये आपका देवप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि 2012 ईस्वी तक देश में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को कितना प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2012 यानी पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 2012 तक कितना रखा गया था देख ले, इसे तो पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन कितना देखिए अभी आ गया फ्रेंड्स 33%। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि देखिए 2012 ईस्वी तक देश में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को कितना प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा था, तो 33%, यही मानक है। अभी जो मैंने बताया था कि कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर वृक्ष होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए, तो ये आपका 33% है। देखिए 2012 तक ये टारगेट रखा गया था, 33% हो जाना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी भी है जो आपका 21% के करीब ही है। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा था कि 33% पर आपको मानक है, लेकिन भारत में कितना 21% पे है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश के कितने समय में पहुंचता है, सूर्य के पश्चात का रहा है, तो सूर्य के प्रकाश आने में कितना समय लगता है फ्रेंड्स, इसका हमें कमेंट करके आप लोग जवाब बताइए, ठीक है। ऑप्शन में कहे तो बता दें 8 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट या 9 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बताइएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, सूर्य के पश्चात, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य के बाद का रहा है दूसरा जो निकटतम तारा उसका पूछा जा रहा है, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4.2 वर्ष। सूर्य को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो पृथ्वी के निकटतम तारा है तो उसका तारे से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है उसको कितना लगता है, तो 4.2 वर्ष लगता है। आपको हम क्वेश्चन मैंने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि पुच्छल तारा क्या होता है। पुच्छल तारा का आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ये क्या होता है, धूल गैस कण का बना हुआ होता है, तो एक तरह से क्षुद्र ग्रही होता है। तो आपका सवाल नंबर कितना 52 है ना, सवाल नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह है पुच्छल तारा क्या है। और देखिए इसका खासियत क्या है फ्रेंड्स, जो पुच्छल तारा होता है वो क्या होता है, गैस और धूल से बने होते हैं, और इसके जो पुच्छल तारा का पूंछ होता है ना वो सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो पुच्छल तारा होता है तो उसका जो पूंछ होता है ये कैसा होता है, तो सूर्य के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, उसका पूंछ होता है जो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, याद रखिएगा। तो पुच्छल तारा है क्या, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, वरुणा परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग से है।
ठीक है। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? तो क्लाउड सीडिंग से है। अगला सवाल है आपका, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आपका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये शैल्य चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है फ्रेंड्स की कुफरी चमत्कार। ठीक है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? 55 का क्या हो जाएगा? ए आलू का है, आलू का है। ठीक है। अब देखिए आलू का जो संसाधन केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये पूछा जाता है, तो शिमला में है, आप याद रखिएगा। मूली के किस भाग को खाते हैं? तो जड़ को खाते हैं, याद रखिएगा। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। ये सब सभी को याद रखें फ्रेंड्स। जो सिंपल प्रश्न है वो भी याद रखें, आसान है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न एग्जाम में सिंपल प्रश्न रहता है, वही गलती हो जाती है। 56 नंबर सवाल को देखिए, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की जनता स्वयं अपनी भविष्य का निर्माण करेगी, क्या कथन किसका? महात्मा गांधी का। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? देखिए ये प्रश्न कितना बार रिपीट हो रहा है, हर एक प्रैक्टिस सेट में आ रहा है फ्रेंड्स, और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स। एक दो प्रश्न इससे आता है, मैं दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आत्मा की संज्ञा दी गई है तो किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, यही प्रस्तावना है जो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये प्रश्न देखिए आपका पूछा जा चुका है। देखिए इसमें कितना सारा सवाल जवाब बन रहा है फ्रेंड्स, सबको मैं बता देता हूँ। ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आपका हो जाएगा प्रस्तावना को दी गई है। संविधान के किस यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा था, अनुच्छेद 32। तो वो भी प्रश्न पूछता है, ये भी प्रश्न पूछता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आपको प्रस्तावना को। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल को देखें कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? बहुत अच्छा सवाल है, 58 का। तो केंद्र और राज्य संबंध किस अनुसूची में है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, 7वीं अनुसूची में है। अगला सवाल को देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है? अच्छा सवाल है। तो आपको अनुच्छेद 169 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है? अनुच्छेद 169 के। अभी मैंने आज बताया था फ्रेंड्स कि जो विधान परिषद होते हैं इसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो 6 वर्ष के होते हैं, याद रखिएगा। देखिए विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ सवाल था किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। अगला सवाल है कि राज्य सूची का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है राज्य सूची का? इसमें से 3 है जो, इसमें से 1 है जो राज्य सूची का विषय नहीं है, बाकी 3 है जो है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, न्याय भी है, जेल भी है, आपका सीमा कर है जो आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है? संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 61 का? गेस करें। संविधान प्रस्तावना जो अपना संविधान का भाग है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 62 को देखिए। सवाल नंबर 62 है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, अब हमें कमेंट करके इसका भी जवाब बताइए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक मैं बता दिया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? डेट के साथ हमें आप कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सवाल मैंने पूछा है आपको। एक तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचती है, और दूसरा सवाल आपका ये हो गया फ्रेंड्स कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, प्रथम बैठक आप लोग बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 63 को देखिए। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 के बाद। तो 63 का राइट आंसर क्या हुआ? हैदराबाद को मिलाया गया था। अगला सवाल को लेते हैं, 64 नंबर सवाल की किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। 64 का तो अनुच्छेद 143 के तहत, कि आपका अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, 143 याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं
कि लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने सीटें प्राप्त करनी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो कम से कम कितना प्राप्त करनी होती है 65 का? तो 10% लाना अनिवार्य है, तभी वो विपक्ष में बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 10%। अगला सवाल को देखिए, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा गोवा राज्य बना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा अलग राज्य बना था। देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू हम लोग को मुझे 40 से 45 मिनट बोलना पड़ता है फ्रेंड्स, मेहनत काफ़ी लगती है, इसलिए कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? कितने बार लौटा सकता है अवित्तीय विधेयक को? अच्छा सवाल है। तो कहा एक ही बार लौटा सकता है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार लौटा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। चलिए इसको आप बताएं, आप लोग गेस करें, आप लोग का जो आंसर होता है सही होता है या गलत होता है। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है तो सबसे पहले जब चीन से युद्ध हुआ था भारत में का 1962 में, तब हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है फ्रेंड्स, तो आपको 3 बार याद रखिए। अब तक कितने बार हुआ था? 3 में। पहला कब से हुआ था फ्रेंड्स? तो 1962 में हुआ था। और दूसरा जो आपातकाल हुआ था कब हुआ था? जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में हुआ था। और तीसरा आपातकाल जो लागू हुआ था फ्रेंड्स 1975 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था फ्रेंड्स? 2 का कारण पता गया। पहला कारण था 1962 में चीन के साथ लड़ाई और दूसरा में पाकिस्तान की लड़ाई। तीसरा हुआ था आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, ठीक है। जो आंतरिक अशांति था उसके कारण से 1975 में आपको लड़ा था। तो देखिए बहुत सारा सवाल बना इसमें कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो 3 बार की गई। तो कब कब की गई? तो 1962, 1971 और 1975। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सवाल नंबर 69 गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा आपका? चंडीगढ़ तो है, लक्षद्वीप है, पांडे। आपका सिक्किम नहीं है, सिक्किम क्या है? राज्य है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। 70 का कौन करता है? तो जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम सेवक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सामान्य विज्ञान से देखते हैं 71 से। आदर्श गैस के दाब तथा आयतन का उत्पाद क्या होता है? अच्छा सवाल है साइंस का है फ्रेंड्स। 71 का राइट आंसर क्या होगा कि जो आदर्श गैस के दाब तथा आयतन का उत्पाद क्या होता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती होती है। तो ये सब प्रश्न आप रट जाएं। आदर्श गैस के दाब तथा आयतन का उत्पाद क्या होता है? तो उसके ताप के समानुपाती होती है। अगला सवाल को देखते हैं। परम शून्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो आपका 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैसों में अनुगति समाप्त हो जाती है, ठीक है। परम शून्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो देखिए आपका जो गैसों की अनुगति होती है वो क्या होता है? बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या है? तो 73 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण है PV = RT। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसी गर्म वस्तु को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है, निम्न में से किसके कारण उष्मा क्षय की दर बढ़ेगी? किसके कारण उष्मा क्षय की दर बढ़ेगी? तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, संवहन के कारण। अगला सवाल को लेते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल्सियस पे इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, उस पर निकालिएगा तब बन जाएगा ये। तो सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। जब उसको हल करिएगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा? -10 आएगा। फ़ारेनहाइट को जब आपका सेल्सियस में बदलिएगा तो कितना आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस आएगा। चलिए अगला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? बहुत अच्छा सवाल है 76 का। तो जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है वो आपका विकिरण के माध्यम से आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपल है फ्रेंड्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। 76 का सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 77 को देखें। डीजल इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? डीजल इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी प्रतिशत होती है? तो सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40% होती है। डीजल इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो आपको 40% होती है।
अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। 78 का देखें तो किस तरह से किया जाता है। निम्न द्रवणांक वाले ठोस के मिश्रण से नहीं, किसी विलयशील ठोस के घिसने से नहीं, द्रव का दाब बढ़ाने से नहीं, द्रव पर दाब कम करने से। जी हाँ, देखिए आपका ये जान लीजिए फ्रेंड्स, यही है कि किसी भी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और दाब को कम करने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सवाल पूछा जाए, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। तो कम क्या करेंगे, द्रव पर दाब कम करेंगे तो उसका क्वथनांक भी कम जाएगा, और दाब अधिक बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यही कारण है आपका फ्रेंड्स, आपका जो पहाड़ पर जो खाना बन जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर उसका दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो सवाल समझ गए होंगे कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। तो दाब कम करेंगे तो कमेगा, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम ताप है। तो इसमें से न्यूनतम ताप कौन सा होगा, गेस करिए। 79 का आपका हो जाएगा केल्विन हो जाएगा, एक केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि दो निकायों की ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या नियत रहता है। ठीक है, दो निकायों की ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या नियत रहता है, नियत क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताप है जो उसमें कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, नियत रहता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि कृषि में प्रयोग आने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है। तो कृषि में जो प्रयोग करने वाले समस्थानिक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 82 को देखें। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है, कहाँ स्थित है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। 82 का सी। 83 नंबर सवाल देखें, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक कौन है। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो पास कार्बन परमाणुओं के बीच सबसे अधिक दूरी है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा, एथेन का हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजी बंध रखता है। तो गेस करें इसमें क्या होगा राइट आंसर। 85 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजी बंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन शून्य संयोजकता रखता है। शून्य संयोजकता रखने वाला कौन सा है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टन। क्रिप्टन है जिसका ये संयोजकता क्या होता है, शून्य होता है। बाकी सोडियम एल्यूमिनियम सबका नहीं होता है, तो याद रखिए क्रिप्टन का संयोजकता शून्य होता है। 87 को देखें, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव HCl। यानी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है। अगला सवाल को देखते हैं 88 नंबर कि तत्व की संयोजकता जिसकी द्रव्यमान संख्या 39 व न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। तो संयोजकता पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका गेस करें। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्व की संयोजकता जिसकी द्रव्यमान संख्या कितना है 39 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 18 है। तो इसको देखिए सोल्व करिएगा तो पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और जो न्यूट्रॉन की संख्या। तो 39 में से आप घटाएं 18। ठीक है, 39 में से जब 18 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा। 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 1, और 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब 21 हो गया फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिए संयोजकता पूछ रहा है ना, तो इसको 21 हो गया तो इसको तोड़िएगा तो 2 8 8 8 8 16 17 18 और लास्ट में कितना बच रहा है इसका, ये देखिए ऑक्टेट पूरा करता जा रहा है, लास्ट में कितना बच रहा है 18 3 21 होता है। तो देखिए बाहर एक अच्छा में होता है वही तो संयोजकता होता है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे तत्व की संयोजकता जिसके द्रव्यमान संख्या कितना है 39 है और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। तो उसको किस तरह से निकालें हम लोग फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान संख्या पर फॉर्मूला लिखाएंगे, उससे हम निकल जाएगा आपको परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। जब परमाणु क्रमांक निकल जाएगा तो फिर परमाणु क्रमांक से उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, तो लास्ट में देखिएगा जो आपका बचेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या वही उसका संयोजकता होता है। तो आपका 3 बच रहा है तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। 89 को देखें, किसी प्रोटीन में 2 इम्यूनो अम्ल में बंधन क्या कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है 89 का।
ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, पेप्टाइड बंध। ये प्रश्न रट जाए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न रट जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी प्रोटीन में 2 एमिनो अम्लों में बंधन क्या कहलाता है, तो पेप्टाइड बंध कहलाता है। 89 का सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, ठीक है फ्रेंड्स। अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइएगा हमें, क्या होता है, NO2 और SO2 के कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि खाद्य का एक नमूना एक प्रखनली में लेते हैं तथा इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाते हैं, विलयन का रंग नीला काला हो जाता है, यह सत्यापित करता है कि खाद्य नमूने में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल को लिखें कि प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को त्वरित करती है क्या कहलाते हैं। अच्छा सवाल है। 92 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे एंजाइम कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को त्वरित कर देती है क्या कहलाता है, तो एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पेट में बहुत तरह के एंजाइम निकलता है फ्रेंड्स, जिससे हमें भोजन पचता है। अगला सवाल को देखें कि मानव शरीर में हेनले के लूप कहाँ पाए जाते हैं, हेनले के लूप। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिक में पाया जाता है, ब्रिक यानी किडनी में। अगला सवाल को देखें, भोजन को पकाने में किस पदार्थ की सबसे अधिक क्षति होती है, कौन सा विटामिन, क्या किसका, विटामिन का होता है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भोजन को हम पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, विटामिन का होता है, ठीक है। अगला सवाल है RH कारक शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है, तो RH फैक्टर मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, ब्लड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, लिंग कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो ये युग्मक कहलाता है, ठीक है। जो लिंग कोशिकाएं होते हैं क्या कहलाता है, युग्मक कहलाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कितना नंबर सवाल है, ये 97 नंबर सवाल है, आंतरिक परिवहन को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा सवाल है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, समस्थापन कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक पर्यावरण को आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका समस्थापन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स आपका 98 नंबर क्वेश्चंस को देखें, वह अंग जो टूटी फूटी RBC को नष्ट करता है क्या कहलाता है। सवाल नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, ठीक है। यानी RBC कहाँ नष्ट होता है, या तो RBC का कब्रिस्तान कह सकते हैं, तो कहाँ, प्लीहा में होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 99 नंबर सवाल को, 2 सवाल और बच रहा है। सवाल है आपका कि वे दवाइयाँ जिनका शामक प्रभाव नहीं है लेकिन एल्कोहल के साथ काफ़ी प्रभाव दिखाती है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। वे दवाइयाँ जिनका शामक प्रभाव नहीं है लेकिन एल्कोहल के साथ काफ़ी प्रभाव दिखाती है, तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका एंटी हिस्टामिनिक कहलाता है। अच्छा सवाल है, फिर से देखें कि वे दवाइयाँ जिनका शामक प्रभाव नहीं है लेकिन एल्कोहल के साथ वो काफ़ी प्रभाव दिखाती है, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखें कि निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक है। कवक को विनाशक के लिए किसका प्रयोग, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था। मैं कोशिश करता हूं फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन आपको अभी से एक प्रैक्टिस सेट देते चलूं फ्रेंड्स। और देखिए जब लास्ट एग्जाम आएगा फ्रेंड्स, तो मैं 1 सप्ताह तक लगातार मास्टर वीडियो दूंगा 100 150 प्रश्न का फ्रेंड्स, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, यूट्यूब से पढ़ें, अपने घर में किताब प्रैक्टिस करें, जहाँ जैसे मौका मिले फ्रेंड्स आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स, तभी आपका दिमाग है जो क्या है, धीरे धीरे आपका जीके जीएस का लेवल दिमाग में बन जाएगा फ्रेंड्स, एक तरह से अच्छा लेवल बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।